हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट मोशन, जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे थे। हमने पिछली वीडियो में न्यूटोनियन मैकेनिक्स देखा था। कंस्ट्रेंट मोशन एक बाधित मोशन होता है, कंस्ट्रेंट मोशन, जिसपे मोशन विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, एक मोशन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन हम अगर लगा देते हैं तो वो रिस्ट्रिक्शन कंस्ट्रेंट कहलाते हैं और वो मोशन कंस्ट्रेंट मोशन होता है। जैसे हम यहाँ पर एक देख सकते हैं, एक रस्सी से दो मास बंधे हुए हैं। अगर ये मास m2 नीचे जाएगा तो वो मास m1 ऊपर जाएगा, वो कहीं और नहीं मूव कर सकता है, तो ये एक टाइप का कंस्ट्रेंट मोशन है। इसी तरह से अगर एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसको हम a1 एक्सेलरेशन अगर इधर देते हैं, तो जो उसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट है वो दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से वो अपना स्थान वहीं पे रखने की कोशिश करेगा। तो ये इसके लिए एक कंस्ट्रेंट मोशन हो गया। इसका जो एक्सेलरेशन है वो a2 होगा। एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में क्या होगा इसका, a2 cos थीटा माइनस a1, जो इसका a1 x डायरेक्शन में है और a2 cos थीटा इसका x डायरेक्शन में है, उसके डिफरेंस में। और ay डायरेक्शन में इस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, तो इसका a2 sin थीटा होगा। एक और एग्जांपल ये है कि एक रॉड है l लंबाई की, उसको अगर हम नीचे से खींच रहे हैं तो वो ऊपर से नीचे आना शुरू होगी। इसके पास कोई और मोशन का तरीका नहीं है। तो अगर हम यहाँ से खींच रहे हैं तो वो ऊपर से नीचे आने के लिए कंस्ट्रेंड है ना, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो उसकी जो v है, अब अगर हम इस एंड को v नॉट वेलोसिटी से खींच रहे हैं तो जो v a की वेलोसिटी वो क्या होगी, तो जब हम x बढ़ेगा तो y घटेगा, क्योंकि हम x डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो y डायरेक्शन घटता जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। एल कॉन्स्टेंट है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चेंज हो रहे हैं। एल उसकी रॉड की लेंथ है। तो जो वी ए वेलोसिटी है, वी ए वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में, वी ए इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी टी। ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि वाई में कमी आ रही है, वाई कम हो रहा है, इसीलिए माइनस डी वाई बाई डी टी। और वी नॉट क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी, एक्स डायरेक्शन एक्स में चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में। तो हम जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y डी वाई बाई डी टी, एल कॉन्स्टेंट है तो उसका जीरो। इसको जब हम सॉल्व करेंगे y वाली टर्म को उधर लेके जाएंगे नेगेटिव में, और डी एक्स बाई डी टी को वी नॉट पुट किया, डी वाई बाई डी टी माइनस को वी ए पुट किया, और वी ए की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वी नॉट एक्स अपॉन वाई आएगी। एक्स अपॉन वाई को अगर हम इस ट्राइंगल में देखें, एक्स अपॉन वाई, तो ये किसके इक्वल होगा, कॉट थीटा के। तो जो वी होगी वी नॉट कॉट थीटा होगा। तो इसे एक सिचुएशन के लिए हमने कंस्ट्रेंट मोशन का एग्जांपल देखा है। नेक्स्ट अगर हम सिमिलरली देखें, एक ऑब्जेक्ट ए और बी को हमने डोरी से बांधा हुआ है इस डायग्राम के अनुसार। अगर हम ए को इस डायरेक्शन में खींचे तो बी ऊपर की ओर मोशन करेगा। वी बी वेलोसिटी हमें निकालनी है। ये टोटल हाइट h दे रखी है, ये y है, और जो l है इस डोरी की लंबाई है। अगर ये y लंबाई यहाँ पर है तो ये l माइनस वाई होगी, और ये एंगल जो है थीटा है, हमने मान लिया है। जो सरफेस से वो एंगल डोरी बना रही है वो थीटा है, और वो x डिस्टेंस पे है। तो स्ट्रिंग की लेंथ l डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि वो x डायरेक्शन में मोशन करेगी तो उसकी x चेंज होगी, तो डी एक्स बाई डी टी वी है, और हमें वी भी निकालना है जो y डायरेक्शन में उसमें वेलोसिटी में चेंज होगा। तो यहाँ पर भी y में कमी आ रही है, इसलिए माइनस डी वाई बाई डी टी इक्वल टू वी बी। यहाँ पर अब हम लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये एक ट्राइंगल है। तो यहाँ पर x एक, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x डी एक्स बाई डी टी, एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो उसका जीरो, यहाँ पर 2l माइनस वाई, और y का वापस करेंगे तो माइनस डी वाई बाई डी टी। माइनस डी वाई बाई डी टी को हमने वी बी पुट किया, डी एक्स बाई डी टी को वी है, और 2 से 2 कट गया। यहाँ पर हम फिर से वी बी की वैल्यू निकालेंगे तो x अपॉन एल माइनस वाई वी ए, और यहाँ पर x अपॉन एल माइनस वाई की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो x अपॉन एल माइनस वाई ट्राइंगल से हमें मिलेगा कॉस थीटा। तो वी बी क्या होगा, वी बी होगा वी ए कॉस थीटा। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी एक ट्रिक भी है कि अलोंग द स्ट्रिंग द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज आर इक्वल। स्ट्रिंग के अलोंग जो वेलोसिटी के कंपोनेंट है वो हमेशा इक्वल रहेंगे। जैसे अगर
ए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो स्ट्रिंग के अलोंग इसका कंपोनेंट होगा वी ए कॉस थीटा और इसका कंपोनेंट होगा वी बी। तो वी बी किसके इक्वल होगा, वी ए कॉस थीटा का, और यही हमारा फॉर्मूला है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब अगर V1 को अगर हम इधर खींच रहे हैं और V2 को इधर, तो V1 कॉस थीटा इधर लगेगा थीटा 1 एंगल से, V2 कॉस थीटा इधर लगेगा, तो स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट इक्वल होंगे, तो V1 कॉस थीटा इक्वल टू V2 कॉस थीटा। और अगर अपन माइनस V1 कॉस थीटा इधर माने तो माइनस V1 कॉस थीटा इक्वल टू V2 कॉस थीटा। इस ट्रिक के जरिए हम निकाल सकते हैं। फिर हम देखेंगे इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम में डिफरेंस क्या होता है। इनर्शियल फ्रेम होती है जिसमें ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जीरो होता है, ऑब्जर्वर एक्सेलरेशन नहीं कर रहा होता, या तो उसकी फ्रेम रेस्ट पे होगी या उसकी फ्रेम एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वेशन का एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, तो फ्रेम एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है जिसमें उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, वेलोसिटी उसकी चेंज होती रहती है ऑब्जर्वर की। यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड होते हैं, यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इनवैलिड हो जाते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन एक्सेलरेटेड और रोटेटिंग फ्रेम्स के लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम हम यूज़ करते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन सी हो सकती है, जिसमें फ्रेम एक्सेलरेटेड हो, लीनियरली एक्सेलरेटेड, या एक रोटेटिंग फ्रेम हो। इसके बाद हम देखेंगे स्यूडो फोर्स। स्यूडो यानी आभासी छद्म बल, फोर्स दैट अपीयर्स टू एक्ट ऑन ए मास हुज मोशन इट डिस्क्राइब्ड यूजिंग ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हम एक फोर्स जो अपीयर हो रहा हो किसी ऑब्जेक्ट पर जो नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में हो, अगर एक नॉन इनर्शियल फ्रेम जिसकी फ्रेम एक्सेलरेशन में हो और उसके रेस्पेक्ट में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखें तो वो भी एक्सेलरेटेड होगा और उस पर जो उस एक्सेलरेशन के कारण फोर्स लगेगा वो स्यूडो फोर्स होगा। लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो है मोशन में नहीं है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड है, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट पर बल लगता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम उसे स्यूडो फोर्स कहेंगे, छद्म बल, आभासी बल। जैसे अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है m जिसका मास है, उस पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो उस पर एक फोर्स काम करेगा, तो वो इस डायरेक्शन में है। और जो ए ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है उस पर वही एक्सेलरेशन लगेगा जो उस नॉन इनर्शियल फ्रेम पर लग रहा है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, तो वो एक्सेलरेटेड फील होगी हमें। जो वो ऑब्जेक्ट है एक्सेलरेटेड फील होगा और उस ऑब्जेक्ट में अगर एक्सेलरेशन है तो उस पर एक फोर्स भी काम करेगा। वो स्यूडो फोर्स क्या किससे देंगे हम, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो स्मॉल m है और उस पर एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो उसका एक्सेलरेशन a है तो उसी का एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट पर भी लगेगा। डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। स्यूडो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर के ऑपोजिट होती है। ये ऑब्जर्वर हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो उसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स वर्क करेगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, एक 4m ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक m मास का ऑब्जेक्ट a रखा हुआ है जिसको हम डोरी से 2m मास के b ऑब्जेक्ट से कनेक्ट किया हुआ है। अब 2m मास है तो वो नीचे जाएगा और a ऑब्जेक्ट इधर जाएगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ f, हम एक f फोर्स 4m वाले ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है c ऑब्जेक्ट पे, तो वो f निकालना हमें जिसके लिए a और b रिमेन्स एट रेस्ट, a और b रेस्ट पर रहे विथ रेस्पेक्ट टू 4m के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर रहे। तो जब हम इसे धक्का देंगे तो ये यहीं पे स्टेबल रहने की कोशिश करेगा या फिर पीछे जाने की कोशिश करेगा। तो जब ये पीछे जाएगा और ये नीचे जाएगा तो इन दोनों फोर्स को हम अगर इक्वल कर देंगे तो हमें वो फोर्स मिल जाएगा। तो हम इसके लिए पहले निकालते हैं स्टेप 1 कॉमन एक्सेलरेशन। हम कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे तो इस पूरे ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगा रहे हैं F, तो F इक्वल टू कैपिटल M है और कैपिटल M क्या होगा, इन सभी ऑब्जेक्ट के मासेस 4m प्लस m प्लस 2m इज इक्वल a इंटू a। तो यहाँ पर जो ये a है उस ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन है तो F इक्वल टू 7m है, तो इतना फोर्स हम उस पर लगा रहे हैं। फिर हम उसका बनाएंगे स्टेप 2 में फ्री बॉडी डायग्राम्स। फ्री बॉडी डायग्राम्स होता है, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और उस पर जितने भी फोर्स लग रहे होते हैं उन सबको हम दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर ए ऑब्जेक्ट है
ये ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, उस पर mg उसका भार है, उस पर नॉर्मल कंपोनेंट लगेगा सरफेस से, उस पर टेंशन फोर्स लगेगा इधर और स्यूडो फोर्स लगेगा इधर। तो ये हमने ए बना रखा है, उसका भार है mg, n1 उसका नॉर्मल कंपोनेंट, ए जो है उस पर टेंशन फोर्स इधर लगेगा डोरी की वजह से, और उस पर m है जो स्यूडो फोर्स है वो इधर लगेगा। फ्री बॉडी डायग्राम FBD ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी के रेस्पेक्ट में हमने ये डायग्राम बनाया है। तो ए अगर रेस्ट पे होगा तो ए रेस्ट पे कब होगा, जब उसके ये चारों फोर्स एक दूसरे को संतुलित कर दें, इक्विलिब्रियम में रहे। तो N1 इक्वल टू mg हो, अगर N1 mg के इक्वल हो और T जो है ma के इक्वल हो तो ये A जो है रेस्ट पर रहेगा। सेम इसी तरह अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम B का बनाए विथ रेस्पेक्ट टू C, तो B पर भार लग रहा है 2 mg नीचे और टेंशन फोर्स लग रहा है ऊपर। ये रहा B, इस पर 2 mg नीचे और टेंशन फोर्स ऊपर। और जब ये इधर मोशन कर रहा है तो B इधर मोशन करेगा, स्यूडो फोर्स इधर, उस स्यूडो फोर्स के कारण उस पर जो सरफेस नॉर्मल फोर्स लगाएगा वो इधर लगाएगा। तो ये रहा B का मास 2m और एक्सेलरेशन स्यूडो फोर्स के कारण है, तो ये स्यूडो फोर्स हो गया 2m है और उस पर नॉर्मल फोर्स लगा n2 इधर। तो अगर फॉर B एट रेस्ट, अगर B को रेस्ट पे होना है तो उसके लिए चारों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, T इक्वल टू 2m है, तो T जो है 2mg के इक्वल होगा, 2mg के इक्वल, और जो 2m है वो n2 के इक्वल होगा। इक्वेशन 1 और 2 हो गई है। अब हम यहाँ पर T इक्वल टू ma है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो T इक्वल टू ma हम यहाँ पे पुट करेंगे और A की वैल्यू जो है 2g के इक्वल आएगी, मतलब A इक्वल टू 2g। इस एक्सेलरेशन से जब हम उसे फोर्स लगाएंगे तो जो A और B हैं वो रेस्ट पे रहेंगे। तो A इक्वल टू 2g जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास फोर्स आएगा 7m इंटू 2g यानी 14 mg। इफ वी अप्लाई 14 mg फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट C देन A एंड B विल रिमेन एट रेस्ट। 14 mg फोर्स पर C ऑब्जेक्ट पर लगाने पर A और B रेस्ट पर रहेंगे। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।